नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पौड़ी जिले की यमकेश्वर स्थित स्वर्गाश्रम क्षेत्र में 3 दिवसीय द बीटल्स फेस्टिवल्स और द गंगा फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 27 से 29 अक्टूबर के बीच में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जबकि 28 अक्टूबर को कार्यक्रम में राज्य के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शिरकत करेंगे। भाइयों बहनों, बीटल्स के बारे में हम सब लोगों में से अधिकांश लोग जानते हैं कि एक बैंड की धुन ये किस प्रकार से आज से कई दशक पहले हम सबके बीच में आई थी। ये अध्यात्म और संगीत, क्योंकि हम मां गंगा के किनारे हैं, योग, अध्यात्म, आयुष की जो एक तरफ से विश्व की राजधानी है, उस राजधानी में हम सब लोग बैठे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अध्यात्म और संगीत दोनों में एक गहरा संबंध है, एक गहरा संबंध है। और हमारी देवभूमि ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। मैं अभी पिछले दिनों लंदन गया था, बर्मिंघम गया था, यूएई में अबू धाबी और दुबई गया था। तो दुनिया का हर स्थान पर रहने वाला व्यक्ति हमारे इस ऋषिकेश के बारे में, हरिद्वार के बारे में, इस पूरे क्षेत्र के बारे में भली भांति परिचित है। यह स्थान केवल हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, इस स्थान के लिए नहीं, बल्कि विश्व में विश्व प्रसिद्ध स्थान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। और विश्व प्रसिद्ध जो बीटल्स है, बैंड है, इसने पाश्चात्य सभ्यता को भी उस समय यह दिखाया कि किस प्रकार से आत्मा और संगीत मिश्रित होकर यह अध्यात्म में विलीन हो सकते हैं। यानी कि एक किस प्रकार का स्वरूप जो अध्यात्म को नया स्वरूप दे सकता है, नया रूप दे सकता है। आज से 50 वर्ष पूर्व बीटल्स के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने इसी भूमि से प्रेरित होकर एक ऐसा संगीत बनाया जिसने पूरे विश्व ने जिसकी महक महसूस की। और आप सभी लोग, आज हम सब लोग उस बीटल्स महोत्सव को मनाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। 27 तारीख से 29 तारीख तक देहरादून के देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में करीब 150 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। रामनगर तराई पश्चिमी वन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकालते हुए छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें लाखों रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की गई है। तराई पश्चिमी वन विभाग के तहत आने वाले उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में विभाग ने लगातार अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए वन विभाग के डीएफओ ने लाखों रुपए के 7 ट्रॉली लकड़ियां बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। देखिए, जो उधम सिंह नगर हमारा अवैध पातन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। बार बार यहाँ से अवैध पातन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी के क्रम में और ये पता चल रहा था कि ये अवैध पातन जंगलों में करके ये लोग जो है आसपास के उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों में इन लोगों द्वारा टाल बना करके जो है वो उस लकड़ी की वहाँ बिक्री की जाती है। तो उसी सूचना को आधार मानते हुए हमने पूरे तराई वेस्ट की डिवीजन की पूरी सारी टीमों, सभी वन क्षेत्राधिकारियों और रामनगर वन प्रभाग, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन निगम की पूरी एक संयुक्त टीम के बना करके हमारे जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक छापा मारा गया, जिससे कि उनमें जो अवैध पातन करने वाले हैं और ये चोरी का माल बेचने वाले हैं, इनमें एक भय का माहौल हो और ये कानून का जो है एक राज उस पर कायम हो। हल्द्वानी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से जेसीबी चलाई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने पुलिस और नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए तुकुनिया चौराहे पर वर्कशॉप
लाइन तक अतिक्रमण हटाया। साथ ही अतिक्रमण करते हुए सड़क पर लगाए गए फड़ और ठेलों को जब्त किया है। सड़क पर अतिक्रमण किए हुए दर्जनों दुकानदारों का चालान भी किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई। देखो तुम्हारे साथ उत्तराखंड बजरसा की ओर से गंगा और हिमालय को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी का कहना है कि गाय का दूध पियो और फायदेमंद है, गाय का मांस ना खाओ क्योंकि वह नुकसानदायक है। इसलिए हमें गाय का मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि गाय का दूध कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए सबसे लाभकारी होता है। वहीं हिमालय को लेकर उन्होंने कहा कि पहाड़ की संस्कृति एक ईमानदार संस्कृति है। हिमालय हमारा सबसे बड़ा संतरी है जो हमारी रक्षा करता है, इसलिए हिमालय और पहाड़ी संस्कृति की हिफाजत करना, संरक्षित करना जिम्मेदारी है। बहुत अरसे से एक बात की थी कि ये चीज़ें अलग नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बस ये है कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पल्स पोलियो का एक प्रोग्राम चला जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें मुसलमानों में एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि बच्चे पैदा नहीं होंगे। बहरहाल उसमें हमने मस्जिदों के इमामों को और हमारे मदरसों के मौलवियों को हमने इन्वॉल्व किया और उन्होंने जो है उसे बहुत सुचारू रूप से हमारा साथ दिया। यानी हम सब ने मिल करके आज पोलियो को खत्म किया। सेकेंडली, हम जनसंख्या विस्फोटक, जो जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। जो लोग ये समझते हैं कि जनसंख्या जो है मुसलमान अपनी जनसंख्या के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कहा है कि अपनी फैमिली को इतना अच्छा रखिए। फैमिली प्लानिंग कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है। रामनगर विकासखंड के ग्राम सांवलदी क्षेत्र में जंगल में पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। आज 112 द्वारा सूचना मिली। सूचना पर हम मौके पर आए तो मौके पर एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसे उतार कर देखा गया तो उसका नाम गणेश था, जो ढेला का रहने वाला था, जिसकी लाश यहाँ सांवलदे जंगल में लटकी हुई मिली है, जिसकी पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम कमल रावत है, मैं सांवलदे पूर्वी का निवासी हूँ और ये जो है अभी हमें सूचना मिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कि यहाँ बॉडी लगी हुई है, तो हम देखने आए तो इसकी लाश एक टेंट के पेड़ पर लटकी हुई थी और जिससे अब हम सभी गाँव वालों में दहशत का माहौल है कि इस तरह की घटना हमारे गाँव में किस तरह से हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या है देखिए, आगे पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है और सभी ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे। ये ढेला का रहने वाला बताया जा रहा है, इसका नाम गणेश कढ़ेर करके नाम है और सन ऑफ जयपाल सिंह। देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक 25 विभिन्न एमओयू की ग्राउंड समीक्षा की है। इन्वेस्टर्स भूमि और आवास संबंधित मामलों को जल्द ही क्लियरेंस देने के लिए कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के डेडिकेटेड फॉलो अप के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और स्वर्णिम अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय फिर से प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं देवभूमि की तरफ से, और साथ ही सभी राम भक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका लंबा जो वर्षों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो रही है और प्रभु राम जल्दी ही हमारे बीच में आ रहे हैं। आगामी 4 नवंबर को राजधानी देहरादून के बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगेगा। बता दें कि कार्यक्रम श्री पशुनाथ मंदिर
भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दूर दूर से लाखों भक्त आएंगे। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वामी चिदानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों, संसद विधायकों की भी वहां पर मौजूदगी रहेगी। तो वहीं इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम के संयोजक दीपक वाली ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उपस्थित भक्तों से बातचीत करेंगे। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री पौड़ी जिले में देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की याद में एक भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इस मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति स्थापना की जाएगी, जो नेपाल से लाई जाएगी। यह अधिकृत प्रेस है और इसमें जैसा कि बताया हमारे शास्त्री जी ने भी, सभी लोग जो इसके आयोजक मंडल है, संयोजक मंडल है, वो यहाँ मौजूद है। अब अधिकृत जब प्रेस आज है, आज से पहले कोई अधिकृत बयान इस कार्यक्रम को लेकर जारी नहीं किया गया है, तो मैं यही कहूँगा कि जो अगर पीछे किसी ने कुछ बयान दिया है तो उस पर यही कहूँगा कि ध्यान ना देकर आज यहाँ बैठे हैं, आप जो भी सवाल पूछना चाहेंगे बिल्कुल बताएंगे और इसे ही अधिकृत माने। हर वर्ष की भांति इस बार भी राजधानी देहरादून के अंबेडकर स्टेडियम में विरासत का आयोजन होगा। बता दें कि 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश प्रदेश के कई कलाकार अलग अलग दिन अपनी प्रस्तुति देंगे। तो वहीं इस साल बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार विरासत में उत्तराखंड की पुरानी प्रथाओं में रमयाण, चक्रव्यूह, छोलिया नृत्य का भी आयोजन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ से अलग अलग प्रदेशों से हस्तशिल्प, खान पान के स्टॉल भी विरासत के आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। कोटद्वार के सनी क्षेत्र के किसानों के सामने इन दिनों खेतों में सिंचाई का संकट खड़ा हो चुका है। बता दें कि खेतों में खड़ी धान की फसल पानी ना मिलने से खराब हो चुकी है। तो वहीं अगली फसल बोने के लिए खेतों में पानी नहीं है, जिससे किसान बेहद परेशान है। इस दौरान तहसील पहुंचे किसानों ने प्रशासन से मुलाकात कर सिंचाई की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही किसानों ने बताया कि कोटद्वार में आई आपदा में सिंचाई की नहरें टूट गई हैं, जिससे अब पूरे इलाके में सिंचाई का संकट बना हुआ है। सिंचाई ना होने से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। कि बाई नहर में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में ये ज्ञापन है। और यहाँ पर जो है पूर्व में खरीफ की जो फसल लगी थी, धान की फसल, वो बगैर पानी के अभाव में ख़त्म हो चुकी है। और अब नेक्स्ट जो रबी की फसल आ रही है, गेहूँ बोने का समय आ रहा है, पानी न होने के कारण अभी तक गेहूँ नहीं बुआई हो सक रही है। इसलिए मतलब तुरंत जल्दी से जल्दी पानी का सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द ही उत्तराखंड की लोक भाषा में बनी फिल्में भी नजर आने लगेंगी। बता दें कि इसके लिए बाकायदा दिव्या दृष्टि प्लेयर प्लेटफॉर्म आज देहरादून में लॉन्च किया गया, जिसमें कई लोक अभिनेता और निर्माता मौजूद रहे। निर्देशक राकेश भदौरिया की माने तो अभी तक उत्तराखंड की संस्कृति को जिस रूप में लोगों ने देखा है, उसे उत्तराखंड के लोगों के द्वारा ही फिल्मों के माध्यम से परोसने का काम किया जाएगा, ताकि राज्य की संस्कृति दुनिया भर में देखी और समझी जा सके। नहर कवरिंग के हमारे करीब 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय। और इसमें हल्द्वानी विधानसभा में एसबीआई नहर कवरिंग का है। उसमें सिंचाई विभाग द्वारा करीब 695 मीटर पर नहर कवर कर ली गई है। हमारा भी टेंडर हो चुका है। अब हम लोग नाली का काम आरंभ करते हुए इसको कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कंप्लीट कर लें। इसके अतिरिक्त जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ट्रैफिक कंजेशन को आधार बनाते हुए माननीय विधायक जी काला डोंगी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि पंचक्की से हम चंबल पुल और चंबल पुल से चौफुला, कटघरिया, कमलोह गांजवा एक सर्किट के रूप में, एक बाईपास के रूप में बनाएं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि इस सीजन में अब तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले सीजन में 2022 में यह आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंचा था, जबकि इस बार चारों धामों में बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि चारों धामों के कपाट बंद होने में अभी समय बचा हुआ है। इसके बावजूद भी अभी तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा। और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था।
और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है। और श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, 4 धामों में आ रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद संकेत है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तारीकरण किया जा रहा है। बता दें कि इसके लिए 12 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही इस खर्च में 4 लाख रुपए विभाग पर कैश खर्च किए जाएंगे, जबकि 8 लाख रुपए मनरेगा माध्यम से खर्च किए जाएंगे। इस दौरान विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि समय के बदलाव के साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र का स्वरूप भी बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र के स्वरूप को बाल वाटिका जैसे रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाने की ओर सरकार कार्य कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करने के दृष्टिकोण से हर जनपद अपने अपने तरीके से भी प्रयास करता है। विभाग की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से यह मदद लगातार जारी है। प्रथम चरण में कि हम 4 लाख की धनराशि जो है वो कैश और 8 लाख की धनराशि जो है वो मनरेगा के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़े स्तर पर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि जो है वो जिलों को आवंटित कर दी गई। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव के मध्य नजर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि इसकी शुरुआत अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल देवप्रयाग से 30 नवंबर को होगी। साथ ही बताया गया कि ये सम्मेलन 13 जनपदों में आयोजित किए जाएंगे, जो पूरे 1 महीने तक चलेंगे। बता दें कि सम्मेलन में सभी बूथों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक, पूर्व विधायक समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोग जिला सम्मेलनों की शुरुआत कर रहे हैं। 5 तारीख से सम्मेलन शुरू होंगे हमारे और पूरे प्रशासनिक जिलों में होंगे। 13 जनपदों के 13 सम्मेलन आयोजित करेंगे और अन्य जनपदों की डेट अभी हम तय कर रहे हैं, लेकिन नवंबर का महीना हमारा पूरा जिला सम्मेलन का रहेगा और दिसंबर के महीने में हम विधानसभा के सम्मेलन आयोजित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला मुख्यालय चंपावत के स्थानीय गौरल छोड़ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिले के सभी 313 ग्राम पंचायतों और 4 नगर निकाय क्षेत्रों के एकत्रित पवित्र मिट्टी और चावल के 8 कलशों को तैयार किया गया है। साथ ही डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर सभी कलशों को देहरादून के लिए रवाना किया। जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून से पूरे प्रदेश से एकत्रित पवित्र मिट्टी और चावल को देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा। आज जनपद की समस्त 313 ग्राम सभाओं से आज हमने मिट्टी और चावल जो है वहाँ इकट्ठा किया था। प्रथम चरण में ये 4 विकास खंडों में और जो हमारी 4 नगर पंचायतें पालिका हैं वहाँ पे हर वार्ड से जो है मिट्टी और चावल इकट्ठा किया गया और आज ये सब संकलित करके हम लोग देहरादून के लिए रवाना कर रहे हैं, जहाँ से फिर ये दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला मुख्यालय चंपावत के स्थानीय गौरलगढ़ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिले के सभी 313 ग्राम पंचायतों और 4 नगर निकाय क्षेत्रों से एकत्रित पवित्र मिट्टी और चावल के 8 कलशों को तैयार किया गया है। साथ ही डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर सभी कलशों को देहरादून के लिए रवाना किया। जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून से पूरे प्रदेश से एकत्रित पवित्र मिट्टी और चावल को देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही। यही कारण है कि चुनावी राज्यों में उनकी जनसभाओं के लिए डिमांड आने लगी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले नवंबर महीने में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि जनहित के कार्यों से उन्होंने कम समय में विकास को बेहतर गति दी है, जिससे सीएम की लोकप्रियता बढ़ी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी
में मनवीर चौहान प्रदेश मीडिया प्रभारी का कहना है कि लगातार उनके कम समय में बेहतर कार्यों की वजह से उनकी लोकप्रियता में बढ़त देखी जा रही है और लोग उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम ही समय में अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से उत्तराखंड में काम करते हुए देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट को लेकर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखते, उनके कामों को देखकर हर जगह उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भी मुख्यमंत्री की जनसभाओं को लेकर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नवंबर महीने में होने वाले अलग अलग राज्यों में चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जाकर जनसभा कर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ता लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि चुनाव राज्यों से उनकी जनसभाओं के लिए डिमांड बढ़ने लगी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले नवंबर महीने में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि जनहित के कार्यों से उन्होंने कम समय में विकास की बेहतर गति दी है, जिससे सीएम की लोकप्रियता बढ़ी है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अपनी कार्यशैली दिखाई है काम करने के लिए, निश्चित रूप से अपने कार्यशैली के कारण हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में भी लोकप्रिय नेता बने हैं और एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। देहरादून में खेल महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसके संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किया जाता है, मगर इस साल अपरिहार्य कारणों से खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन 31 अक्टूबर 2023 से आरंभ किया जाएगा, जो दिसंबर के आखिर तक चलेगा, जिसमें प्रतियोगिताओं को न्याय पंचायत, विकासखंड, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर किया जाएगा। खेल महाकुंभ का शुभारंभ राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाएगा। न्याय पंचायत स्तर पर शुरू होने जा रहे खेल महाकुंभ नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर के कुंवरपुर में आयोजित होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांग जन की ओपन महिला पुरुष मध्य भी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें एथलेटिक्स और बैडमिंटन शामिल है। अब प्रदेश के वक्फ बोर्ड की संपत्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में रहेगी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया है, जिसमें पिरान कलियर शरीफ दरगाह समेत प्रदेश की अरबों की 2000 से अधिक संपत्तियां हैं, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में 6 महीने के भीतर आरटीआई एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए, जिसका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ने से लोगों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। तो 6 महीने में ही मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि इस प्रक्रिया से वक्फ बोर्ड के कार्य करने में भी पारदर्शिता आएगी और जनता के सवालों का भी आसानी से जवाब दिया जा सकेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।